जीरो टू हीरो के इस ट्यूटोरियल वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस कितनी एक्यूरेटली काम करती है, क्या वो हमारे फेवर में काम कर सकती है और कैसे काम कर सकती है। अगर काम करती है तो उसे मैनेज करने का तरीका क्या होगा ताकि हम स्टॉक मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में या करेंसी पेयर्स की ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में आगे बढ़ सकें। तो आप सभी से अनुरोध किया जाता है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि यहां पर वो पैसे कमाने की जो अपॉर्चुनिटी है टेक्निकल एनालिसिस को इस्तेमाल करके और उसे मैनेज करते हुए चले जाना, उसे आप सीखेंगे। मिस मत कीजिएगा। मैं डीके आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की समझने की शुरुआत करते हैं ताकि जितने भी स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं उन्हें ये मिथ ना रह जाए, ये कंफ्यूजन ना रह जाए, ये डाउट ना रह जाए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस का एक सरफेस नॉलेज ले लेते हैं और चार्ट के ऊपर में ड्राइंग्स को खींचना, कुछ लाइंस को खींच दिया प्राइस चार्ट के ऊपर में, तो वो समझते हैं उन्हें टेक्निकल एनालिसिस आती है और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम चालू होता है दोस्तों। तो क्या टेक्निकल एनालिसिस इतना ही सिंपल सब्जेक्ट है कि कुछ ड्राइंग्स चार्ट के ऊपर में खींच दिया और हमने सोचा कि वो टेक्निकल एनालिसिस हो गई। दूसरा दोस्तों, क्या मुझे टेक्निकल एनालिसिस सीखना जरूरी है ताकि हम प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकें? तो मेरा आंसर है बिग यस। बिना इसको सीखे हुए अगर आप सोचते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस सिमट के रह जाती है वो 6 अंडरलाइन डॉक्ट्रिन्स के तहत जो चार्ल्स एस डाउ ने ओवर 100 इयर्स बैक लिख के दिए थे वॉल स्ट्रीट जर्नल में दोस्तों। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें टेक्निकल एनालिसिस इसीलिए सीखना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स के बारे में वो सारी जानकारी जो हमें चाहिए वो प्राइस चार्ट पे रिफ्लेक्टेड होती है। अब दोस्तों, पब्लिक डोमेन में आपको कुछ आर्टिकल्स मिल सकते हैं, कुछ वीडियोस भी मिल सकते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस को कुछ लोग बुलशिट बोलते हैं, गार्बेज बोलते हैं। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं उनके एरोगेंस को इंडिकेट करता है। हमेशा आपका सर्कल वैसा होना चाहिए जो नेगेटिव बातें नहीं करता है ताकि आपका ब्रेन तरीके से प्रॉपरली प्रोग्राम हो सके। तो दोस्तों, अगर मुझे फिजिक्स नहीं आती है तो क्या मैं उसे बुलशिट बोलूंगा? अगर मुझे कॉमर्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो क्या मैं उस सब्जेक्ट को बुलशिट बनूंगा? आप में से कई लोग जानते हैं मैं प्रोफेशनली एक बीटेक हूं, क्वालिफाइड इंजीनियर हूं। अगर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में उन सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज प्रॉपरली हासिल नहीं किया है तो क्या मैं बोलूंगा इंजीनियरिंग बुलशिट है? तो ये मेरा एरोगेंस होगा। मैं अपने अंदर में झांक के नहीं देख रहा हूं कि शायद कमी मेरे अंदर में है कि मुझे वो नॉलेज नहीं है, वो दक्षता नहीं है, वो स्किल नहीं है। दोस्तों, आप सोचिए कि लैक ऑफ नॉलेज जब होता है तो आदमी एरोगेंट हो जाता है और वो एरोगेंस के कारण इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, बुलशिट एंड गार्बेज। इन बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, एक सिंपल लॉजिक लगाइए। ऊपर वाले ने हम सभी को ब्रेन दिया है कि जो सब्जेक्ट टेक्निकल एनालिसिस का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता हो एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम ऑफ एमबीए, क्या वो बुलशिट हो सकता है? जो सब्जेक्ट दुनिया फॉलो करती है ओवर 100 इयर्स बैक से, जो डॉक्ट्रिन्स 255 आर्टिकल्स चार्ल्स एस डाउ ने लिखे थे, उनको आज तक कोई गलत साबित नहीं कर सका, तो क्या वो बुलशिट हो सकती हैं? तो दोस्तों, इन सब बातों से अपने आप को दूर रखना अत्यंत आवश्यक है बिकॉज नेगेटिव वाइब्स जो होती हैं वो हमारे माइंड को करप्ट कर देती हैं। अब ब्रीफली समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या और काम कैसे करती है। मैं इसे इलॉबरेट ज्यादा नहीं करूंगा दोस्तों। उसका कारण है कि आपके चैनल पे जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के लिए बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो हैं जो आप जीरो टू हीरो 1 से स्टार्ट करके उन्हें घर बैठे सीख सकते हैं।
लेकिन दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस को अगर हम ब्रॉडली समझें तो टेक्निकल एनालिसिस वो एक मेथड है, वो एक तरीका है जो पिछले हिस्टोरिकल डेटा से प्राइस एक्शन को समझता है और वॉल्यूम को समझने का एक तरीका है, और जिसके आधार पर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि आने वाले समय में क्या संभावित प्राइस में मूव हो सकता है। अगर हमने इसमें वोलेटिलिटी एंड मोमेंटम की स्टडी को शामिल कर दिया प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस के साथ, तो एक्यूरेसी मैनीफोल्ड्स बढ़ जाती है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट समझें तो टोटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस का कंसेप्ट वो 6 डॉक्ट्रिन्स जो हैं चार्ल्स एस डाउ के, उसमें समेट कर रह जाता है। और इसीलिए मैं बार बार आपके चैनल पे बोलता हूं कि वो 6 डॉक्ट्रिन्स का जो वीडियो है आपके जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट में, उसे बार बार देखें और कम से कम 100-200 चार्ट पर वो सारे 6 डॉक्ट्रिन्स को अप्लाई करें, बार बार अप्लाई करें, ताकि नॉलेज एंड स्किल का कंसोलिडेशन हो सके। अब दोस्तों अगर हमें ये एनालिसिस करना है तो उसके लिए कई तरह के टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, चार्ट पैटर्न्स है, टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, ट्रेंड लाइंस हैं, प्राइस चैनल्स हैं एंड मच मोर। तो दोस्तों ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि पहले हमें थियोरेटिकल नॉलेज को गेन करना पड़ेगा और उस नॉलेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने स्किल को एनहांस करके, ताकि हम प्रॉपर एनालिसिस प्राइस चार्ट में कर सके, मार्केट की साइकोलॉजी को इवैल्यूएट कर सके, ताकि हमारे डिसीजंस कंसिस्टेंटली प्रॉफिट की तरफ हमें ले जा सके। अब इतनी सारी चर्चा करने के बाद दोस्तों घूम फिर के क्वेश्चन वहीं पर आता है कि क्या टेक्निकल एनालिसिस काम करती है? तो दोस्तों आंसर है यस एंड आंसर है नो। उसका रीजन ये है दोस्तों कि यहां पर भी 80-20 रूल ऑपरेट करेगा। 80% लोगों के लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि प्रॉब्लम उनके साथ ये है कि वो डीप नॉलेज को गेन नहीं करना चाहते हैं, वो तैयार नहीं है। या तो वो नॉवेल्स को पढ़ते, नॉवेल्स की तरह वीडियो को देखते हैं जीरो टू हीरो के, और या फिर किताबों को भी पढ़ते हैं, मार्टिन जे प्रिंग हो, थॉमस एंड बुल्कास्की हो, तो वो उसे एक नॉवेल की तरह पढ़ते हैं। दोस्तों ये अरिजीत सिंह या श्रेया घोषाल के सॉन्ग्स नहीं है, एंटरटेनमेंट के सब्जेक्ट नहीं है जिन्हें आप लाइट मूड में देख सकते हैं। आपको सीरियसली इन डेप्थ नॉलेज गेन करना पड़ेगा। तो 20% लोग इसे पिकअप करेंगे क्योंकि उनमें वो ट्रेड्स हैं। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो अप्रिशिएट करेंगे इस बात को। कुछ बातें जो होती हैं, जो कुछ स्किल्स जो होती हैं ह्यूमन बीइंग में, वो होती हैं इनेट। इनेट का तात्पर्य है कि ऊपर वाले ने हमें वो चीज दी है, हेरिडिटरी है। फॉर एग्जाम्पल लता मंगेशकर जी की आवाज, एक फाइन आवाज, इस देश में फाइनेस्ट वॉइस, जिन्होंने उसे ऊपर वाले ने दी है तो उन्होंने मेहनत करके उसे तराशा है, और इसीलिए वो एक महान सिंगर दुनिया की बनती है। अमिताभ बच्चन की आवाज ऊपर वाले ने दी है, गिफ्टेड है, उसे उसने तराशा है, इसलिए वन ऑफ दी स्टार ऑफ द मिलेनियम के नाम से हम उन्हें जानते हैं दोस्तों। और दूसरी होती है एक्वायर्ड स्किल, जो हम हर व्यक्ति एक्वायर कर सकता है। हर व्यक्ति की आवाज अमिताभ बच्चन जैसी नहीं हो सकती है, हर व्यक्ति की आवाज लता मंगेशकर जैसी नहीं हो सकती है। तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, उसमें तराशने का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वो चीज आपके पास नहीं है। लेकिन कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो आदमी को सचिन तेंदुलकर बना सकती हैं, विराट कोहली बना सकती हैं, महेंद्र सिंह धोनी बना सकती हैं, क्योंकि ये स्क्वाड स्किल है जो हर आदमी अगर उसमें मेहनत करेगा, दक्षता हासिल करने की कोशिश करेगा, तो वो स्किल को अक्वायर कर लेगा। तो अब दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस का पहले तो नॉलेज गेन करना पड़ेगा, और उसके बाद उसे मेहनत करके अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि वो काम करती है कि नहीं। ना कि बिना नॉलेज गेन किए या सरफेस नॉलेज गेन किए हम बोलने लगे ये बुलशिट है, ये गार्बेज है। तो दोस्तों ये समझना है कि हमारे देश में तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर को भी लोग बोलते हैं उसे बैटिंग ऐसे करनी चाहिए थी।
अरे दोस्तों, पहले हमें अपने स्किल को देखना है। क्या हमें सचिन तेंदुलकर का 0.1% भी बैटिंग करनी आती है जो हम उसे क्रिटिसाइज करने लगे? तो कई लोग जब टेक्निकल एनालिसिस में सफल नहीं होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, जो लोग कंसिस्टेंटली स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं, वो एक सिंपल लाइन में बोल देते हैं, वो तो बड़ा लकी है, या मार्केट में गेम चलता है। तो दोस्तों, ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं। तो ये सब जो 0.5% और निग्लिजिबल संभावना है, उसमें उनका फोकस ज्यादा चला जाता है। हमें समझना यह है कि हम कैसे जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस मेरे लिए काम करती है कि नहीं करती है। चलिए उसे समझते हैं। अगर हमें समझना है कि टेक्निकल एनालिसिस मेरे लिए काम करती है कि नहीं करती है, तो उसके लिए डेटा को एनालाइज करने से बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि डेटा कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों, हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डेटा को एनालाइज करें, उसके पहले एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी और आगे जो हम चर्चा करेंगे उससे कॉन्सेप्ट समझने में इजी होगा और आप स्वयं इसको कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम देखें तो दुनिया भर में हम क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं कि सबसे अधिक सेंचुरी किन प्लेयर्स ने बनाई है दुनिया भर में, और ये डेटा जो है अगस्त 2021 तक अपडेटेड डेटा है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे अधिक सेंचुरी दुनिया भर में भारत के सचिन तेंदुलकर ने बनाई है। उसके बाद विराट कोहली का नंबर आता है, देन रिकी पॉन्टिंग है, देन रोहित शर्मा है, देन दोस्तों सनत जयसूर्या है। हम एग्जाम्पल लेते हैं सबसे महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का दोस्तों। तो सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैच खेले और 463 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। अब आप देखिए, टेस्ट मैच में जब उन्होंने 200 मैच खेले तो उनका बैटिंग का एवरेज आया 53.78 और ओडीआई में उनका एवरेज आया 44.83। तो हम ब्रॉडली बोल सकते हैं कि अगर किसी क्रिकेटर को इवैल्यूएट करना है और दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर में से उसे अपने परफॉर्मेंस को ले जाना है, तो उसे एवरेज को टारगेट करना पड़ेगा जो अराउंड 50% के आसपास होगा, 45 to 50%। वहीं देखिए सेंचुरी का स्कोर, तो सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैच खेले और उन्होंने 51 सेंचुरीज लगाई। तो इसका मतलब स्ट्राइक रेट क्या आया, 25.5% मैचेस में उन्होंने सेंचुरी हिट की। वहीं ओडीआई में दोस्तों 463 मैचेस में 49 सेंचुरीज लगाई, तो 10.58% उन्होंने सेंचुरी लगाई। तो शायद विराट कोहली जो खेल रहे हैं, उनका थोड़ा सा स्ट्राइक रेट अगर बेहतर भी है तो कहीं ना कहीं 1-2% से ज्यादा का परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब अगर दुनिया के महान क्रिकेटर बनना है तो ये क्रिकेट के स्टैटिस्टिक्स को देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं, अब स्टॉक मार्केट के स्टैटिस्टिक्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे क्रिकेट के डेटा को हमने देखा दोस्तों, तो उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि सारे मैच अगर सचिन तेंदुलकर विराट कोहली भी खेलते हैं तो सभी में वो सफल नहीं होते हैं। कई बार लगातार उन्हें 0 पे भी आउट होना पड़ता है या बहुत कम स्कोर पे आउट होना पड़ता है। इसका तात्पर्य है कि स्टॉक मार्केट में भी चाहे आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, आपके सारे डिसीजन करेक्ट नहीं होंगे। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियलिस्टिक दुनिया में रहना, कि क्या स्ट्राइक रेट पॉसिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, पहले इसे समझने के लिए हिस्टोरिकल बेयर मार्केट के ड्रॉडाउन को देखते हैं कि निफ्टी में ओवर द पीरियड किस तरह का मैक्सिमम ड्रॉडाउन दिया है। तो 2020 के बेयर मार्केट में निफ्टी का मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो रहा है 39.5% है। वहीं 2008 में दोस्तों 64.5% का रहा, 2000 में 53.3% का, 1992 में 32% का, 1990 में 36.4% का। तो अगर इन डेटा का एवरेज निकालें तो हम एवरेज ड्रॉडाउन जो आता है वो आता है 45.54%। अब दोस्तों, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने कोई स्टॉक को जो शायद निफ्टी का हिस्सा है उसे बाय करके होल्ड करके रखा होता और एक मूक दर्शक की तरह बैठे रहते कि बेयर मार्केट में भी ड्रॉडाउन हो रहा है तो हम नहीं निकल रहे हैं,
तो अगर आप देखें एवरेज गेन्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी के अनुसार हमें 15 से 16% का एक एवरेज रिटर्न मिलने की संभावना नजर आती दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब S&P 500 जिसे मदर ऑफ ऑल इंडाइसेस बोलते हैं, उसके डेटा को देखते हैं। अब जैसे डेटा अभी हमने बेयर मार्केट के इंडियन स्टॉक मार्केट में देखे, उसी को अब S&P 500 में देखते हैं। तो दोस्तों 2020 में 34.3% का ड्रॉडाउन था, उसी तरीके से 2008 में 57.6% का, 2000 में 50.5% का, 1987 में 34.8% का, 1980 में 28% का, 1973 में 49.9% का। तो इसका भी एवरेज आता है 42.52%। तो देखिए 2-3% का केवल अंतर आ रहा है इंडियन मार्केट में और S&P 500 के कंपैरिजन में। लेकिन वहीं पर दोस्तों इंडियन इकोनॉमी इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, वाइल अमेरिका में डेवलप्ड इकोनॉमी होने से अगर हमने बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी अमेरिका में अडॉप्ट की होती तो एवरेज रिटर्न S&P 500 ने 10 से 12% का दिया होता, जो करीब 2-3% कम है। तो दोस्तों ये दो डेटा एक चीज को क्लैरिटी से लाते हैं कि अगर हमने स्टॉक मार्केट या उसके एनालिसिस के बारे में बहुत आइडिया नहीं भी है और हमने बेंचमार्क इंडेक्स के ETF को लेकर निवेश करके रखा और ओवर द पीरियड अगर कोई यंग व्यक्ति है 25 इयर्स 30 इयर्स का, वो अगले 20 25 30 सालों तक केवल ETF में निवेश करके रखे, तो एक संभावना बनती है कि 12% से 15% के रेंज में एक एक्सपेक्टेड रिटर्न की संभावना हो सकती है, जो प्रायर हिस्टोरिकल डेटा इस बात को सजेस्ट करते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है जो हर स्टॉक मार्केट के बिगनर्स को यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि मदर ऑफ ऑल बेयर मार्केट्स 1929 में आया था, जहां पर पिछले 100 साल के डेटा को या उससे अधिक डेटा को एनालाइज करें। हमने एक वीडियो भी बनाया था कि बेयर मार्केट्स में हमने 1878 से डेटा को एनालाइज किया था। अमेरिकन डेटा उपलब्ध है और इसीलिए वहीं की एनालिसिस की जा सकती है। तो दोस्तों जब 1929 में बेयर मार्केट आया तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो था वो 84.15% का टॉप से मार्केट नीचे गिरा था दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि उसको रिकवरी होने में, जिस लेवल से गिरना चालू हुआ था उस लेवल तक वापस पहुंचने में उसे 24 से 25 साल लगे दोस्तों। लेकिन जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को समझते थे, मार्केट की साइकोलॉजी को इवैल्यूएट कर सकते थे प्राइस एक्शन एनालिसिस से, एंड ऑफ बेयर मार्केट 2019 के बेयर मार्केट की 1935 में वो एक सिग्नल प्राइस चार्ट पर मिला जिसने इंडिकेट किया कि टेक्निकल स्टडीज सजेस्ट करती है कि अब बेयर मार्केट की समाप्ति हो चुकी है। तो क्या आगे ऐसी हिस्ट्री रिपीट होगी? तो ये तो कहना दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए असंभव है। हम क्या कर सकते हैं, जब भी स्टॉक मार्केट में बैठे हैं और हमारा पोर्टफोलियो है उसे इंटरमिटेंटली इवैल्यूएट करते रहें, और जब भी डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आए चार्ट के ऊपर में तो उस समय पे हमें प्रिकॉशनरी अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, हम कितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्यों ना हो। ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है दोस्तों। अब दोस्तों प्राइस चार्ट को या टेक्निकल एनालिसिस को का नॉलेज होना कितना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम रिस्क को समझ सकें। ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस जो हैं वो हमारे अगेंस्ट में काम करते हैं, और जब नॉलेज ना हो तो वो इमोशंस जो होते हैं प्रीडोमिनेंट होते हैं। नॉलेज से मेरा तात्पर्य है कि आप जस्ट इमेजिन कीजिए एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसके सामने में कोई एक पॉइजनस स्नेक है, कोबरा है, तो वो उसको टच करने की कोशिश करेगा क्योंकि उस बात का ज्ञान नहीं है कि इसके काटने से डेथ हो सकती है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, कॉन्शियस उसमें आ जाता है, तो वो रिस्क को समझने लगता है और वो कोबरा को देख के डर जाता है। तो वैसे ही दोस्तों जब आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज हो जाएगा, प्राइस चार्ट को देखने का अंदाज आपका चेंज हो जाएगा, आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी हाउ टू रीड द प्राइस चार्ट, तब दोस्तों आप प्राइस को कभी चेज नहीं करेंगे,
आप वैल्यू जोन में बाइंग करेंगे, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का केयर करेंगे, और कब फियर होना चाहिए और कब ग्रीड आना चाहिए, ये आप सही समय पे अपने आप को टाइम कर पाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होता है कि एज अ बिगिनर ऑफ स्टॉक मार्केट आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस काम कर रही है, और कर रही है तो कितने एक्सटेंट तक कर रही है, और थर्ड कि इंप्रूवमेंट का क्या स्कोप और बाकी है, कहां तक आप और इंप्रूव कर सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले सचिन तेंदुलकर को एक बेंचमार्क माना और हमने देखा कि ओडीआई में अगर कोई क्रिकेटर 10 से 11% मैचेस जितने भी खेले उनमें सेंचुरी स्कोर करता है तो वो दुनिया का एक बेहतरीन बैट्समैन है। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज सही है तो दोस्तों आपकी विनिंग रेट इंडिकेट करेगी कि विनिंग रेट क्या आ रही है, और जब नॉलेज अधिक होगा तो विनिंग रेट में इजाफा होगा और बेहतर विनिंग रेट आएगी। ब्रॉडली पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपका विनिंग रेट 55% से नीचे आ रहा है तो वो बिलो एवरेज है दोस्तों, वो खराब है। तो वहां पे नॉलेज में आपको और भी काम करना है। अगर आपका विनिंग रेट 55% से ऊपर आ रहा है तो आप एवरेज कैटेगरी में आते हैं, बहुत स्कोप है अभी इंप्रूवमेंट करने के लिए। वहीं अगर आपका विनिंग रेट 60% से ऊपर आता है तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी भी संभावना है कि आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। और जब आपका विनिंग रेट 65% से ऊपर आने लगे तो आप ये मान के चलिए कि आप बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट हैं, बेहतरीन चार्ट को स्टडी करते हैं, तो आपका विनिंग रेट 65% प्लस है। यू आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो लर्निंग इज द की। अब दोस्तों ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी में आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। विनिंग रेट एक अलग चीज हो गई, मतलब जब भी आपको लॉस होता है तो आपको नुकसान 1 आर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आर का मतलब है रिस्क जो आप ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेड में या किसी स्टॉक में, और प्रॉफिट जब हो तो वो 2 आर से कम नहीं होना चाहिए, 2 आर से कम नहीं होना चाहिए, ताकि कंसिस्टेंटली मिनिमम 1:2 के रिस्क रिवार्ड रेशियो में आप काम कर सकें। तो इससे क्या होगा, आप ओवरऑल विनर रहेंगे। अब ये डेटा कि आपका विनिंग रेट क्या है कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको ट्रेड जर्नल को मेंटेन करना होगा जिसमें जितने रिक्वायर्ड इनपुट्स हैं उसे डालना होगा। उसके ऊपर में भी वीडियो 0 to हीरो के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। और अगर आप फॉर्मेट को ट्रेड जर्नल के डाउनलोड करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे हमारे जाइए, आपके स्क्रीन पे वेबसाइट का यूआरएल दिया हुआ है, वहां से आप फ्री में उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे इस्तेमाल करना चालू कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया हमने देखा कि हम कैसे अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस हमारे लिए काम करती है कि नहीं करती है। और सेकंड है दोस्तों कि आपको ये चेक करना होगा कि क्या आप मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी हमने देखा बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी के हिसाब से निफ्टी में अगर आप बैठे रहते हैं और तो आपको करीब 15 to 16% के रिटर्न मिलने की संभावना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के डेटा ये इंडिकेट करते हैं। और अब अगर आप अमेरिकन मार्केट में हैं तो 10 to 12%। तो अगर इससे अधिक आपका रिटर्न्स आ रहा है तो ये सेकंड क्राइटेरिया होगा। तो दोस्तों आप समझते हैं कि जो अभी तक चर्चा की गई, अगर इसका आपने ख्याल रखा और आपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए कंटिन्यूअसली काम किया तो किस तरह से कंसिस्टेंट प्रॉफिट आप स्टॉक मार्केट में बना सकते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ सके। फॉर एग्जांपल आपने 100 ट्रेड्स लिए, क्योंकि ये कोई शॉर्ट टर्म डेटा में नहीं देख सकते। कई बार विराट कोहली भी लगातार 3-4 मैचों में खराब परफॉर्म कर सकता है और देन लगातार 4-5 मैचों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आपको ब्रॉडर डेटा अपने ट्रेड जर्नल में देखना होगा। फॉर एग्जांपल 100 ट्रेड्स किए, आपका विनिंग रेट 55% है, इसका मतलब आपने 55 ट्रेड्स में प्रॉफिट किया और 45 ट्रेड्स में नुकसान किया। आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 है। तो जो प्रॉफिट पर ट्रेड है 2 आर हम पकड़ रहे हैं, हम आर के टर्म्स में बात कर रहे हैं दोस्तों।
क्योंकि हर व्यक्ति का ट्रेडिंग कैपिटल अलग होगा। और जब आपने नुकसान किया इन 45 ट्रेड में तो 1 आवर के हिसाब से नुकसान किया, तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 2 आवर मल्टीप्लाइड बाई 55, तो 110 आवर आ गया। ग्रॉस नुकसान कितना हुआ, तो 1 आवर मल्टीप्लाइड बाई 45, तो ये आ गया 45 आए। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 65 आर का आपको प्रॉफिट मिलेगा। वहीं दोस्तों सिर्फ 5% आपकी विनिंग रेट बढ़ती है क्योंकि आपने अपने नॉलेज को एनहांस किया है। तो आप देखिए 60% में ये नेट प्रॉफिट 80 आर आता है, 65% में 95 आर आता है, और इसका इम्पैक्ट अब समझते हैं क्या पॉसिबल हो सकता है। अब दोस्तों समझते हैं कि विनिंग रेट अच्छा होने का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है और कितना अधिक परिवर्तन आएगा आपके प्रॉफिट में दोस्तों। और इसीलिए विनिंग रेट डायरेक्टली लिंक्ड है कितना नॉलेज है आपको, कितनी पकड़ है टेक्निकल एनालिसिस पर। तो दोस्तों यहां देखें, अगर हमारा ट्रेडिंग कैपिटल 5 लाख रुपए है और हम 1 आवर की वैल्यू जो पकड़ रहे हैं वो 1% ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल पढ़ रहे हैं, तो वो 5000 रुपीज हुआ। तो हर ट्रेड में हम जो रिस्क लेंगे वो 5000 रुपीज का रिस्क लेंगे। और अगर हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 55% विनिंग रेट है तो हमारा 100 ट्रेड्स में जो प्रॉफिट होगा वो 3,25,000 रुपए का प्रॉफिट होगा दोस्तों। जबकि 60% पे ये प्रॉफिट 4 लाख रुपए का हो जाएगा बढ़ के, और 65% अगर विनिंग रेट है तो ये प्रॉफिट 4,75,000 होगा। यहाँ डिफरेंस देखें, 55 to 60% आप 75,000 रुपीज एक्स्ट्रा कमाते हैं जो 23% हायर है, और अगर 65% विनिंग रेट है तो आप 1.5 लाख रुपए ज़्यादा कमाते हैं जो 46% हायर है। ये तो हो गई 1 साल की बात। क्यूमुलेटिव इफेक्ट इसका कितना आएगा, अगर आपका 5 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल 10 लाख हो जाएगा तो आपका आर की वैल्यू 10,000 होगी 1% के हिसाब से, और उस पे ये एक्सपोनेंशियल डिफरेंस आपको नजर आएगा दोस्तों। तो आज की ये सारी चर्चा से, सारे डेटा जो हमने इवैल्यूएट किए, इससे एक बात तो तय हो गई है कि नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। और अगर नॉलेज की कमी रहेगी तो या तो आप में ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा मार्केट में और गलतियां बहुत होंगी, और अगर दोस्तों नॉलेज का अभाव रहेगा तो डाउट्स रहेगा, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होंगे, कहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, कहां पे हमारा टारगेट निकल के आएगा, इंटरवीनिंग रेजिस्टेंस है कि नहीं है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। तो इसीलिए दोस्तों जीरो टू हीरो के प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को जीरो टू हीरो 1 से स्टार्ट कीजिए और स्टेप बाय स्टेप देखिए। मैं आपको बोलता हूं, अगर आपने अपनी सिंसियरिटी के साथ में सारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप समझ के उसे समझने की कोशिश की तो आप में वो दक्षता आ सकती है जहां पे कंसिस्टेंटली आपका विनिंग रेट इंप्रूव करेगा 55 to 60, 60 to 65, एंड दोस्तों आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में स्टॉक मार्केट में काम कर पाएंगे। दोस्तों आपको ये प्रेजेंटेशन अगर पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार। शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।